बच्चों, आज हम मॉडल पेपर 8 का अभ्यास करेंगे। ये कक्षा 8 का मॉडल पेपर है जो कि हमारी वार्षिक परीक्षा में काम आने वाला है। यह 2.5 घंटे का होता है तथा 80 नंबर का होता है। इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है और 1 से 8 के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कोष्टक में लिखने होते हैं। सबसे पहले हमारे जो पेपर में आता है वो क्वेश्चन आता है उपसर्ग का। जिस प्रकार से इसमें दिख रहा है, उपसर्ग का फर्स्ट क्वेश्चन है दुर्वैष्णव। दुर्वैष्णव पदे प्रयुक्तः उपसर्ग अस्ति। तो इसमें आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग का मतलब होता है कि जो शब्दांश शब्द के आगे लगे। तो हमें इस दुर्वैष्णव शब्द में जो आगे कौन सा उपसर्ग लग रहा है ये ढूंढ करके हमें यहाँ पर लगाना है। तो दुव उपसर्ग नहीं है, दुस भी नहीं है, क्योंकि आगे दू र, तो अपने को क्या कहाँ पे दिख रहा है दुर, तो यह दुर, यह हमारा आंसर हो जाएगा दुर उपसर्ग। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। अब यहाँ पे रेखांकित नहीं हो रहा है, इसको ये शब्द है, ये प्रत्यय युक्त है, तो इसको अपन को रेखांकित वाले को बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए गंतुम, पीछे किसकी आवाज़ आ रही है, तुम। तो तम प्रत्यय में तम शेष रहता है, तव्यत में तव्य शेष रहता है और तुमुन में तुम शेष रहता है और त्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है। तो यहाँ पे तुमुन प्रत्यय प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पे तुमुन पे हमें राइट लगाना है, अर्थात कोष्टक में भर देना है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं अधुना वयम भारतीय अग्रेषाम अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। अर्थात ये जो वाक्य दिया हुआ है इस वाक्य में सर्वनाम पद कौन सा है। हम सब जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो, अर्थात किसी के नाम पे जो शब्द, नाम के स्थान पे जो शब्द यूज किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पे अधुना ये एक अव्यय शब्द है, वयम एक सर्वनाम शब्द है, किसी की जगह पे यूज हुआ है, तो हमें यहाँ पे वयम को राइट कर देना है। वयम हमारा राइट आंसर होगा। वयम ही सर्वनाम पद है क्योंकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। चौथा क्वेश्चन है सा गुहा उच्चे श्रीगालम आहवेति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। अर्थात इस जो वाक्य है इसमें अव्यय पद कौन सा है, ये जो वाक्य दिया हुआ है इसमें अव्यय पद कौन सा है। सा है, गुहा है, उच्च है, श्रीगालम है या अव्ययत है। तो अव्यय का मतलब होता है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, अर्थात जो कहीं भी आ जाए वो जैसा का जैसा ही प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो उच्च शब्द है वो किसी भी सेंटेंस में आएगा, उसका अर्थ उच्च के रूप में ही उसको प्रयुक्त किया जाएगा और उसका अर्थ होगा ऊंचा। पांचवा प्रश्न है स्वकीय बलम भवति। स्वकीय बलम भवति, तो इस प्रश्न का उत्तर याद होगा तो अपन टिक लगा देंगे। तो इसका आंसर है साधनम। ठीक है। छठा क्वेश्चन है पितुर 10 गुणा वर्तते, तो इसका आंसर होगा माता। भारत जनता अहम इति पाठस्य रचनाकार अस्ति। भारत जनता अहम इस पाठ के रचनाकार, अर्थात इसको रचने वाले कौन है, तो इसको रचने वाले हैं डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। कौन है, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। तो इस पे अपन राइट लगा देंगे। उसके बाद है केन विना क्षणम अपि न जीव्यते। तो किसके बिना हम एक क्षण भी नहीं जीते, किसके बिना नहीं जी सकते हम, पौनेन, धनेन, मित्रेन या बलेन। बताओ किसके बिना नहीं जी सकते, तो पवनेन, हवा के बिना हम क्षण भी नहीं जी सकते। उसके बाद आता है प्रश्न 9, विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत। अर्थात विशेषण को विशेष्य से मिलाना है। तो इधर ये विशेषण दे रखे हैं और इनको इधर विशेष्य से हमें मिलान करना है।
तो सबसे पहला दे रखा है त्रिवर्षीया, फिर दे रखा है सुंदर, फिर दे रखा है एतादृशेभ्य और फिर दे रखा है त्रीणि। तो देखना है हमें कि किसको किससे मिलाना है। तो देखो त्रिवर्षीया, तो त्रिवर्षीया क्या है? त्रिवर्षीया तो क्या हो सकती है? पुत्री। तो त्रिवर्षीया को पुत्री से मिला दो, इससे हमें मिला देना है त्रिवर्षीया को। उसके बाद त्रिवर्षीया को पुत्री से मिला दिया। उसके बाद आता है सुंदर, तो सुंदर को मिलाना है हमें शब्द से। सुंदर क्या होते हैं? शब्द। एतादृशेभ्य, एतादृशेभ्य को मिलाना है शिल्पीभ्य, एक जैसे ये से मिलाया। उसके बाद आता है त्रीणि, तो त्रीणि कार्याणि, एक जैसी विभक्ति, तो 3 कार्य हो गए। उसके बाद हमें ये जो खाली स्थान दे रखा है उसी में इन या तो इन क्वेश्चंस को लगा दो या फिर कॉपी में जब हम लिखते समय हमें इनको लिख करके इनको हम ऐसे कैसे ही लिख के आंसर नंबर डाल के वहाँ पर नोट कर देंगे। फिर आता है 10वां क्वेश्चन, उचितम क्रियापदानी मंजूषात चित्वा रिक्तानि पूरयत। अर्थात ये जो मंजूषा दे रखी है, ये जो पैटी दे रखी है, इसमें आपको देखना है कि जो धातु रूप दे रखे हैं, धातु दी हुई है, उनको आपको इन प्रश्नों में भरना है जो रिक्त स्थान दे रखा है जिसमें। अब 10वां क्वेश्चन है, तो 10वें क्वेश्चन में लिखा है संतः मधुर सुक्त रसम, अर्थात जो संतः मधुर सुक्त रसम, इसके साथ में क्या आएगा? तो नाश्यति, सृजंती, भवंती या जनियेत। तो संत क्या करते हैं बताओ? क्या करते हैं? मधुर सुक्त रस सृजंती, अर्थात सृजन करते हैं, अर्थात लिखते हैं। तो नंबर 1 यहाँ पे लिखने में आ जाएगा सृजंती, ये यहाँ पे नंबर 1 में, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा आता है मधुमक्षी का माधुर्यम। अब मधुमक्खियाँ माधुर्यम अर्थात मधुरता को क्या करती है? नाश्यति या भवंती या जनियत, तो जनियत आ जाएगा, जन्म देती है तो जनियत, ठीक है। उसके बाद गुणज्ञेषु गुणा, ये तो श्लोक है और श्लोकों का तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी गुणज्ञेषु गुणा तो बहुत सारे हैं इसलिए भवंती। फिर पिशुनस्य मैत्री यशः, पिशुनस्य मैत्री यशः क्या होती है? नाश्यति, अर्थात नष्ट हो जाती है, नाश्यति। इस तरीके से अपन को वहाँ पे या तो इस तरीके से लिख दो जैसे इसमें लिखा हुआ है, ऐसे कैसे ही कॉपी में नोट कर दो, या फिर आंसर आप उसमें नोट करके आ सकते हो, उत्तर नंबर डाल देना और ऐसे इस तरीके से लिख देना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, रेखांकित पदमाधारित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात ये जो रेखांकित पद है इनको देख करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो यहाँ लिखा है वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत। तो वायु वेग में कौन सी विभक्ति है? तो जो इसमें विभक्ति है वही किम शब्द का रूप देख करके हम लिख देंगे। तो यहाँ पे पुल्लिंग एक वचन है, तो हम पुल्लिंग एक वचन में क्या बनता है? कह। तो यहाँ पे हम इसका प्रश्न जो निर्माण करेंगे वो आ जाएगा कह, बाकी जैसा का जैसा ही लिख देना है। उसके बाद दूसरे प्रश्न में पूछा है चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। तो यहाँ पे वृक्षम में रेखांकित पद है, इसको देख करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो वृक्षम में आपको क्या प्रश्न बनेगा? तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में पुल्लिंग में बनता है कम। क्या बनता है? कम। तो हमने यहाँ पे कम का प्रयोग कर देंगे। जो विभक्ति शब्द रेखांकित पद में दी हुई ना वही विभक्ति हमें लगानी है। अब आता है 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में है दिया हुआ है कि कोष्टकेषु दत्तेषु, अर्थात कोष्टक में दिए हुए शब्देषु, शब्दों में समुचिताम विभक्ति, समुचित विभक्ति अर्थात सही विभक्ति योजित करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अर्थात हमें इस शब्द से कौन सी विभक्ति किसके योग में आएगी वो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बालिका, रिक्त स्थान सह आगच्छति। तो हम सबको पता है कि सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। तो मातृ की तृतीया क्या होगी?
तो मातृ की तृतीया होती है मात्रा। मात्रा, मातृ जो शब्द रूप चलते हैं उनमें मातृ की तृतीया विभक्ति सह के योग में मात्रा बन जाएगी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है जनाः निर्गच्छति, और रिक्त स्थान दे रखा है, पीछे ग्रामम दे रखा है। तो जब उपसर्ग आ जाता है तो विभक्ति जो लगती है वो लगेगी पंचमी, अर्थात किसी से अलग हो रहा है यहाँ पे, तो अलग होने के योग में पंच विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पे ग्रामात, ग्रामात अर्थात पंच विभक्ति का यूज हो जाएगा। उसके बाद में है रमेशः चतुर्थतमः। अब यहाँ पे तम प्रत्यय के योग में सप्तमी विभक्ति आती है, तो सप्तमी विभक्ति आती है तो रमेश चतुर है, तो सभी छात्रों में है, इसलिए सप्तमी का बहुवचन छात्रेषु, छात्रेषु सभी छात्रों में वो सबसे चतुर है, इसलिए छात्रेषु। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है, उसमें रिक्त स्थान दुग्धम रोचते, और रुच धातु के योग में हमें हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। यहाँ रमा की चतुर्थी विभक्ति बनती है रमाए, रमाए, ये रमाए आ जाएगा। अब या तो इसी तरीके से आपको वहाँ पे लिख के आना है, या फिर अलग से आप इसको आंसर को उत्तर नंबर डाल के और आंसर नंबर वाइज डाल देना। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 संधि विच्छेद या संधि युक्त च कुरुतम, अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि या तो इसको संधि विच्छेद करो या फिर संधि युक्त करो। पहला शब्द दिया है खलविदम, खलविदम में जो वह है वहाँ से टुकड़ा होगा और ये खलु प्लस इदम हो जाएगा, क्योंकि इस ऊ को और ई को मिलाने पर ऊ से व बन जाएगा और व में ई मिला देंगे तो खलविदम शब्द का निर्माण होगा। ऐसे ही सर्व प्लस अधिका, इसमें संधि युक्त पद करना है तो सर्व में अ आ रहा है और अधिका में भी अ आ रहा है, दोनों अ मिलके आ बन जाता है दीर्घ संधि में, तो ये सर्वाधिका दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में सर्वकारस्य घोषणेयं सार्थिका भविष्यति, अत्र रेखांकित पदयो विशेषणम विशेष्यम च पृथक कुरुत, अर्थात इसमें इस वाले क्वेश्चन में हमें विशेषण और विशेष्य को पृथक करना है। यहाँ पे जो घोषणा यम शब्द दिया हुआ है रेखांकित पद है, इसी में से हमें छांटना है। यह गुण संधि का शब्द है और इसका संधि विच्छेद होता है घोषणा प्लस ईयम, तो घोषणा ईयम का अर्थ होता है यह घोषणा, तो घोषणा के लिए यह शब्द यूज हुआ है, तो जो शब्द यूज होता है वो विशेषण होता है और जिसके लिए यूज होता है वो विशेष्य। तो यहाँ घोषणा के लिए यूज हुआ है तो घोषणा विशेष्य में आ जाएगा और ईयम शब्द विशेषण में आ जाएगा। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में हमसे पूछा गया है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात इन प्रश्नों के जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं इनका उत्तर एक पद में हमें देना है। तो पहला क्वेश्चन है सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगत। वैसे तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने, क्योंकि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें सारे पाठ दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर आपको याद करके यहाँ पे लिखने हैं, लेकिन इसका मैं बताती हूँ कि सिंह कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगत, तो सूर्यास्त समय पर गुहा के समीप आया था, तो इसलिए सूर्यास्त समय एक ही वर्ड में देना है, इसलिए एक ही वर्ड लिखना है हमें। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्याधस्य नाम किम आसीत्, व्याधस्य अर्थात शिकारी का नाम क्या था, तो शिकारी का नाम सबको पता होगा चंचलः। भारत, तीसरा क्वेश्चन भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, तो क्षितो, क्षितो आ जाएगा यहाँ पे। फिर चौथा क्वेश्चन कयो नित्यम प्रियम कुर्यात, तो मात पित्रोह नित्यम कुर्यात, प्रिय कुर्यात। उसके बाद आता है 16वां क्वेश्चन। अब इस 16वें क्वेश्चन में भी आपको प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं, लेकिन इसमें पूर्ण वाक्य में देना है। पहला क्वेश्चन है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अध्ययन न अनुभूयते, अर्थात चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज हमें अनुभव नहीं होती, तो सभी को पता है अगर एक वर्ड में आंसर देना हो तो रुपया का नाम, तो हम इसको मिला के लिखेंगे, पूर्ण वाक्य में लिखना है इसीलिए, तो चिकित्सालय रुपया का नाम आवश्यकता अध्ययन न अनुभूयते। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन राकेश
शालिनीम कुत्र गंतुम कथयति, अर्थात राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। तो राकेश शालिनी को जो चिकित्सिका थी उसके यहाँ पे जाने के लिए, उसके पास जाने के लिए कहता है। तो राकेश शालिनीम चिकित्सिकाम प्रति गंतुम कथयति। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता। जो गजधर है वो किस रूप में परिचित है। तो गजधरा ये समाजस्य गांभीर्यम मापयेयुः इत्यस्मिन् रूपे परिचिता। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है वयम शिक्षिता अपि कथम आचराम। वयम शिक्षिता अपि कथम आचराम, अर्थात हम सब शिक्षित है फिर भी किस प्रकार का आचरण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अशिक्षिता। तो पूर्ण वाक्य में लिखेंगे वयम शिक्षिताः अपि अशिक्षिता, वयम शिक्षिता अपि अशिक्षिता इव यानी समान, कथम आचराम। तो किस प्रकार का हम करते हैं, अशिक्षिता इव आचरण करते हैं हम, है ना। उसके बाद आता है 17वां क्वेश्चन। अब 17वें क्वेश्चन में पूछा गया है मंजूषात उचितानि संज्ञा पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, अर्थात इस मंजूषा में जो ये शब्द दिए हुए हैं संज्ञा पद यानी कि जो किसी का नाम वगैरह, तो उनको चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला शब्द दिया हुआ, पहला जो प्रश्न दिया है वो दिया है रमेशः रिक्त स्थान स विद्यालयं गच्छति। रमेश सह, अब यहाँ पे सह जो शब्द है उसके योग में हमें यहाँ पे तृतीय व्यक्ति का यूज करना है। अब पहले तो हमें देखना है तृतीय व्यक्ति किस में है। अब पुत्रेण में भी है और ये जो मित्रेह दे रखा है उसमें भी है। तो रमेश के साथ में क्या आएगा, तो देखिए रमेश के साथ आएगा मित्रेह। क्या आएगा, मित्रेह, अर्थात रमेश मित्र के साथ, मित्रेह सह विद्यालयं गच्छति। अब यहाँ पुष्पे माला रचयन्ति, तो पुष्पे माला रचयन्ति अर्थात पुष्पों की माला की रचना करती है, बनाती है। कौन बनाता है पुष्पों की माला, तो मालाकारः, मालाकाराः। उसके बाद वाणी न कदापि मे श्रुता, अर्थात यहाँ पे वाणी न कदापि मे श्रुता ये वही एक लेसन का नाम है। तो बिलस्य, उसके बाद दुहिता समा, तो पुत्रेण दुहिता समा, तो यह संज्ञा पदों को छाट करके लिख देना है। उसके बाद में आता है 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में क स्तंभ दत्तम श्लोकांशान ख स्तंभेन स सुमेलनम कुरुत, अर्थात क स्तंभ में जो श्लोक का अंश दिया हुआ है उसको ख स्तंभ के साथ में मिलान करना है। तो पहला दे रखा है त्रिशूलांगिनी नांगे पृथ्वीस्त्र घोरे, तो इसको हमें किससे मिलाना है, तो इसका मिलान होगा अणुनाम महाशक्ति भी पूरी त्ययम, इसी से। उसके बाद सदा पर्वणाम उत्सवानाम धैर्यम, तो इसमें आ जाएगा सदा पूर्णाम उत्सवानाम धैर्यम शीतो राजते भारत सवर्ण भूमि। फिर वने दिग्जनानाम तथा केशरीणाम तटीनामियम वर्तते भूधराणाम। फिर उसके बाद सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इससे इसका मिलान हो जाएगा। तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें श्लोक याद है ना, तो हम इनको इजी गोइंग श्लोकों को मिला देंगे। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है। इस 19वें क्वेश्चन में प्रश्न पत्रात अतिरिक्तम
पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोकों लिखत। अर्थात इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक आए हुए ना, उनके अतिरिक्त कोई भी 2 श्लोक अपन को यहाँ पे लिखने हैं। जो भी आपने याद किए ना, उनमें से कोई भी 2 श्लोक यहाँ पे लिख देने हैं, लेकिन वो इस पाठ्य पत्र में नहीं आया हो, प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। उसके बाद यहाँ पे उन दोनों श्लोकों को लिख देना है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है। 20वें क्वेश्चन में चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात् पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। अर्थात ये जो चित्र है, इसको देख करके जो मंजुषा में शब्द दिए हैं, इनका प्रयोग करके आपको 4 वाक्य जो यहाँ पे दिए हुए ना, उसमें इनको यूज़ करके लिखना है। पहले बहुत से क्वेश्चंस में आया था चित्र देख करके आपको अपने हिसाब से 4 वाक्य बनाने हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वाक्य बने हुए हैं, केवल इनको रिक्त स्थान में भरना है। तो चित्र को देखते हुए हमें इनको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहले में दिया है अस्मिन् चित्रे, रिक्त स्थान दृश्यम दृश्यते, अस्मिन् चित्रे दृश्यम दृश्यते। अब देखो, घटिका यंत्रम, परीक्षायाः, श्याम पट्टे, वार्ता। तो देखिए क्या है ये। तो इसमें आपको देखने से पता चल जाएगा कि इसमें क्या करना है। तो परीक्षायाः, तो किसका चित्र दिख रहा है? ये परीक्षा का। किसका चित्र दिख रहा है? क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ है परीक्षा, तो यहाँ आ जाएगा परीक्षायाः, परीक्षा का। अत्र एक छात्रः एका छात्रा च कुरुत। अब यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे एक छात्र और एक छात्रा कुरुत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? घटिका यंत्रम कर रहे हैं, श्याम पट्टे कर रहे हैं, या वार्ताम कर रहे हैं? तो वार्ताम, वार्ता कर रहे हैं ना, इसीलिए वार्ताम। चित्र को देख करके आंसर देना है। भित्तो अस्ति, भित्तो अस्ति। अब यहाँ पे लिखा हुआ है भित्तो अस्ति, अर्थात दीवार पे क्या है? तो भित्तो क्या है? तो अब इसमें और कुछ नहीं दे रखा, तो घटिका यंत्रम में श्याम पट्टे, तो घटिका यंत्रम। तो क्या आ जाएगा? घटिका यंत्रम। आ गया। इसके बाद चौथा है परीक्षा इति शब्द लिखित। परीक्षा, ये शब्द कहाँ लिखा हुआ है? चित्र को देखो, कहाँ लिखा हुआ है? तो ये क्या है अपना? श्याम पट्टे। तो यहाँ पे आ जाएगा श्याम पट्टे। अब अपन श्याम पट्टे यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नीचे वाले क्वेश्चन को भी देखना है कि उसमें घटिका यंत्र आ सकता है कि नहीं आ सकता। अब यहाँ घटिका यंत्रम परीक्षा इति शब्द लिखित, अर्थ जो घटिका यंत्र पे परीक्षा शब्द लिखा हुआ है क्या? तो नहीं लिखा हुआ है, इसलिए अपन को थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा कि किस जगह पे क्या है, उस हिसाब से हमें आंसर देना है। अब इसी के अथवा में एक मंजुषायाम लिखितानाम शब्दानाम सायन कथाम लिखत, एक कथा भी आती है। तो या तो ये चित्र के आधार पर आप इनको पूर्ति कर दो, या फिर इस कथा की पूर्ति हमें करनी है। ये जो शब्द दिए हुए हैं, इनको आधार करके हमें एक कथा आती है, उसकी पूर्ति करनी है क्वेश्चन नंबर 20 में। अब क्वेश्चन नंबर 20 में फर्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे एकस्मिन। तो एकस्मिन के बाद में इस पहले नंबर पर क्या आएगा? इस पहले नंबर पर क्या आएगा? तो यहाँ पे वही हमें मंजुषा में जाकर देखना पड़ेगा, लेकिन अगर अब हमें आता है तो हम जैसे जैसे इसको हिंदी अर्थ करते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा। तो एकस्मिन वने यहाँ आ जाएगा, इसमें देखते हैं। तो ये वने, वने दे रखा है इसलिए वने आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे वने। एका लोमशिका वसति स्म, एकदा सा भोजनस्य अभावे क्षुधा पीड़िता अभवत। अर्थात एक वन में एक लोमड़ी रहती थी। एक बार वह भोजन के अभाव में भूख से पीड़ित थी। भोजनार्थ हम सा वने इतस्तत, अर्थात भोजन के लिए वो वन में इधर उधर। फिर रिक्त स्थान उद्यानम आगच्छत, बगीचे में आई। बगीचे में क्या हुई? आई। इतस्तत, इतस्तत की क्या बाद में क्या आएगा? इधर उधर घूमती हुई। तो यहाँ आ जाएगा घूमती हुई के लिए शब्द। तो देखते हैं अपन, आम्लानी दक्षिणी नहीं, तो भ्रमंती, अर्थात घूमती हुई। तो यहाँ शब्द आ जाएगा भ्रमंती। क्या शब्द आ जाएगा? भ्रमंती शब्द यूज हो जाएगा। उसके बाद में तत्र एकाम, तत्र एकाम अपश्यत। अब हमें हिंदी में अच्छे से याद है कि क्या देखा था उसने। तो उसने देखा था द्राक्षा
लताम अर्थात अंगूर की बेल, द्राक्षा लताम, द्राक्षा लताम। ठीक है। उसके बाद चौथे में तस्याम, तस्याम अनेकानी द्राक्षा फलानी आसन, अर्थात उस पर अनेक अंगूर थे। किस पर? तो लता पे। तो लतायाम दे रखा है क्या? तो देखते हैं अपन लतायाम, तो यहाँ पे आ जाएगा लतायाम। ठीक है। उसके बाद आता है तानी दृष्टवा सा अति प्रसन्ना अभवत, उसको देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। सा वह नेकवारम द्राक्षा फलानी खादितुम प्रयत्नम अकरोत किंतु दुरस्तात् सा, उसने बहुत बार अंगूर को खाने के लिए प्रयत्न किया, बहुत बार प्रयत्न किया। सा, अब यहाँ पे क्या आएगा? नेकवारम के साथ में क्या आ जाएगा? नेकवारम के साथ में उत्प्लेयतु, उत्प्लेयतु अर्थात कूदना, कूदने का प्रयत्न किया। उत्प्लुत्य, उत्प्लुत्य। उसके बाद किंतु दुरस्थात सा, किंतु वो दूर था उससे, न अभवत। फिर उसके बाद लास्ट में दे रखा है न अभवत, तो वो दूर थी इसलिए क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? वो सफल नहीं हुई, सफला, सफला न अभवत। निराशाम प्राप्य लोमसा, निराशा को प्राप्त करके लोमड़ी प्रत्यागच्छत, प्रत्यागच्छत लौटती है, प्रत्यागच्छत वापस लौट करके क्या बोली? च द्राक्षा फलानी अहम न खादामी तानी तू संति, वो कैसे हैं? तो वो क्या बोलती है? खट्टे, तो खट्टे को बोलते अम्लानी अर्थात खट्टे हैं। इस तरीके से इस कहानी की पूर्ति हमें कर देनी है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम इस कहानी की पूर्ति करें ही सही, या तो ये कहानी की पूर्ति करनी है या फिर ये जो हमने चित्र देखा है इस चित्र के आधार पर जो रिक्त स्थान भरा है या तो इसको कर दो या अथवा में ये वाला प्रश्न हमें करना है। अगर दोनों में से हम कोई सा भी एक करेंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं अगर दोनों में से हम कोई सा भी एक करेंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। आता है 21वां प्रश्न। अधोलिखितानां वाक्यानां घटनाक्रमानुसारेण क्रमयोजनम कुरुत, अर्थात नीचे लिखी हुई जो घटनाक्रम है उसके वाक्यों को क्रम से संयोजित करना है। तो पहले कहानी पढ़ते हैं कि किसकी है। एकदा पिपासिता काक आसीत्, एक बार एक प्यासा कौवा था। जलम पीत्वा काक ततः अगच्छत, जल पी करके कौवा वहां से चला गया। स इतस्ततः अभ्रमत, वह इधर उधर घूम रहा था। स वने एकम घटम अपश्यत, उसने वन में एक घड़ा देखा। तस्य मस्तके एक विचार समागत, उसके दिमाग में एक विचार आया। घटे अल्पम जलम आसीत्, घड़े में थोड़ा पानी था। जलम ऊपरी आगतम, जल ऊपर आ गया। स पाषाण खंडानी घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़ों में को घड़े में डाला। तो सबसे पहले हमने कहानी पढ़ी हुई है हिंदी में कि एक बार एक कौवा था, वो बहुत प्यासा रहता है, वो इधर उधर पानी की तलाश में घूमता है। फिर उसको एक घड़ा दिखाई देता है, फिर घड़े में थोड़ा सा पानी होता है। फिर थोड़े से जब घड़े में थोड़ा सा पानी होता है तो फिर क्या होता है? उसके दिमाग में एक विचार आता है, उसके दिमाग में एक विचार आता है। फिर विचार के बाद में उसके दिमाग में विचार आता है, फिर वह पत्थर के टुकड़ों को घड़े में डालता है। पत्थर के टुकड़ों को उस घड़े में डालने के बाद फिर जल ऊपर आ जाता है। जल के ऊपर आने के बाद वो जल पी करके चला जाता है। तो सबसे पहले नंबर एक वाला एक बार एक कौवा प्यासा था तो वो वाला लिख देंगे। फिर वो इधर उधर घूमा तो ये इधर उधर दूसरा वाला लिख दिया। फिर उसने वन में एक घड़ा देखा, फिर उसके बाद घड़े में थोड़ा सा पानी था, चौथे नंबर पर ये आ जाएगा। फिर चौथे नंबर के बाद में उसके दिमाग में एक विचार आया। फिर उसके बाद विचार आने के बाद उसने घड़े में पत्थर डाले तो छठे नंबर पे ये आ जाएगा। फिर जल ऊपर आ गया और फिर लास्ट में 8वें नंबर पे जलम पीत्वा
काक तत अगच्छत। ये तो अपन ने नंबरिंग डाल ली, या तो इनको ऐसे नंबर से जमा लो। इसका क लिख देना है, फिर ख लिख देना है, ग लिख देना है, फिर घ लिख देना है ना। फिर ये लिख देना है, ये 5वें नंबर का। फिर उसके बाद में च लिख देना है छठे नंबर को, 7वें नंबर को छ लिख देना और 8वें नंबर को ज लिख देना। इस तरीके से हमें क्रम से संयोजित कर देना है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है 22वां। इस 22वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित द्वय श्लोकियों भावार्थ हिंदी भाषायां लिखित। अर्थात इन में से 2 श्लोकों का भावार्थ हिंदी में लिखना है। पहला है सर्वं परवशं दुखम सर्व आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् तस्मासेन लक्षणम सुख दुखयो। ये जो श्लोक दिया हुआ है और 2 इधर दिए हुए हैं, इन तीनों में से आपको जिस भी श्लोक का हिंदी अर्थ करना आता है उन्हीं दोनों श्लोकों का हिंदी अर्थ आपको यहाँ पे लिख देना है। अब वहाँ पे तो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन के साथ ही पेपर में तो होगा, लेकिन आपको नोटबुक में हमारे को जो कॉपी मिलेगी उसके अंदर इनके 2 श्लोकों को ले लेना है और दोनों श्लोकों का हिंदी अर्थ या भावार्थ लिख देना है। उसके बाद आता है 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में हमें पाठ का सार लिखना है। अब वो कहानी वाला भी हो सकता है या फिर कोई सा भी लेसन का पाठ का सार हमें अपनी भाषा में लिखना है। तो देखिए, आर्यभट्ट अथवा सावित्रीबाई फुले पाठस्य सारम स्वभाषायाम लिखत। यहाँ पे या तो आर्यभट्ट का या सावित्रीबाई फुले का जो पाठ का सार है, सार का मतलब उसमें आपने थोड़ा बहुत जो भी आपको मेन याद रहा है वो चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखनी है। उसके बाद आता है 24वां क्वेश्चन। अब 24वें क्वेश्चन में मंजुषात् पदानि गृहीत्वा संस्कृत भाषाया महत्वं विषयो उपरि अष्टवाक्यानि रचयेत् अथवा रिक्तस्थानी मंजुषात् पूरित्वा प्रार्थना पत्रम लिखत। मतलब या तो संस्कृत भाषा में आपको 8 वाक्य इन मंजुषा का प्रयोग करते हुए लिखने हैं, या फिर आप इन मंजुषा का प्रयोग करके प्रार्थना पत्र लिखो। मतलब अथवा में क्वेश्चन है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको निबंध या वाक्य बनाना आता है तो आप पहला वाला क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर वो नहीं आ रहा है और आपको एप्लीकेशन आती है तो एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, पूरी एप्लीकेशन लिखी हुई है, केवल कुछ कुछ जगह छूटी हुई है। तो उसमें से हमें इनको एक एक एप्लीकेशन जो हमें याद है उसके अनुसार हमें इनको भरते हुए जाना है। तो इसको मैं एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से हमें भरना है। जैसे सेवायाम, प्रधानाचार्य महोदय, ये सब लिखते हैं। उसके बाद राजकीय आदर्श विद्यालय, अब कौन सा विद्यालय है, प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है, उस टाइप का आ जाएगा। तो इसमें अपन को ढूंढना है कि क्या है। तो ये देखो यहाँ पे उच्च माध्यमिक लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे उच्च माध्यमिक लिख देंगे। उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो पहला तो ये हो गया। उसके बाद महोदय विनम्र निवेदनम अस्ति यत् विगत रात्रितः, अर्थात बीती रात्रि से, विगत रात्रितः अर्थात बीती रात्रि से ही क्या हो रहा है, सहसा ज्वर पीड़ित। तो विगत रात्रि से सहसा अचानक ज्वर पीड़ित है, कौन है, मैं खुद है ना, तो इसलिए अहम आ जाएगा। अहम सहसा ज्वर पीड़ित। फिर उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, अश्मि हूँ, अर्थात मैं उससे पीड़ित हूँ। तो अश्मि ढूंढना है, एक ही हो गया, अहम हो गया, उच्च प्राथमिक हो गया। उसके बाद आता है अतः। कहाँ पे आने के लिए, विद्यालयम। तो देखो विद्यालयम दे रखा है, तो विद्यालयम आगंतुम क्या होता है, असमर्थ अस्मि, असमर्थ हूँ, असमर्थ अस्मि। एतेन इससे, कारणेन कारण से, एतेन कारणेन इस कारण से, कृपया दिवसत्रयस्य, फिर उसके बाद अवकाशम, 3 दिन का अवकाशम स्वीकृत्य। तो असमर्थ भी हो गया, कारणेन भी हो गया, विद्यालयम भी हो गया, अवकाशम। तो माम अनुग्रहणन्तु भवन्तः, फिर भवदे शिष्य कृष्ण, फिर जो भी लिखा हुआ है। तो अब ये इस तरीके से अगर अपन को एप्लीकेशन याद है तो हम इन सबको इसमें से देख करके यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद आता है 25वां क्वेश्चन, जो कि एक गद्यांश आएगा। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और फिर उसके अनुसार ही उसके उत्तर देने हैं।
तो लिखा हुआ है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। तो ये जो गद्यांश दे रखा है ये हम पढ़ेंगे तो हमें पता चल रहा है कि आर्यभट्टियम अर्थात ये आर्यभट्ट के बारे में है। तो पहला क्वेश्चन है कि गद्यांशम पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये किसके बारे में, आर्यभट्ट के बारे में। तो सीधा सा लिख दो कि उचित शीर्षक आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आर्यभट्टस्य ग्रंथस्य किम नाम। अब इसको ऐसे कैसे इसमें ढूंढने की कोशिश करो कि इसमें से कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आर्यभट्ट्यम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लेखितम, तो उसका क्या नाम हो गया उसके ग्रंथ का? आर्यभट्ट्यम। आर्यभट्ट्यम ये उसके ग्रंथ का नाम हो गया। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। अब इसमें ढूंढना है अपन को कि कहाँ पे थी आर्यभट्ट की। तो ऐसे कैसे इसमें ढूंढना है, तो ये लिख रहा है वेधशाला आसीत् आर्यभट्ट से, तो कहाँ थी देखो, पाटलिपुत्रम निक्षा। तो कहाँ पे थी? पाटलिपुत्रम निक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्रम निक्षा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट से कर्मभूमि का आशित। तो इसमें देखो आर्यभट्ट से कर्मभूमि का आशित, तो उसी के जैसे का जैसा ही इसमें जाके ढूंढना है। देखिए तो ये देखो, ये कर्मभूमि लिखा, आशित लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा पाटलिपुत्रम इव। तो आर्यभट्टस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। यह लिखने में आएगा। इस तरीके से हम हमारा पेपर सोल्व करेंगे।